Yes. Acute respiratory distress syndrome. What is the respiratory distress? So accumulation of the fluid in air sac. काहे कॉल कर रहे थे? एयर सैक जो है एल्वेला, एयर सैक जो एल्वेला है उसी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, यानी एक का सडन हो जाता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS जो है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज द सडन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स ऑफ द रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या है? इट इज द रेस्पिरेटरी फेलियर, सडन प्रोग्रेसिव form of the respiratory failure characterized by the severe dyspnea, that is called breathlessness, dyspnea, refractory hypoxemia, यानी बार बार उसको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड पावर ऑफ ऑक्सीजन जो है 90 से कम होना शुरू हो जाता है उसके बॉडी में स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में। इसलिए रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सेमिया एंड डिफ्यूज बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन, यानी जो एल्वेओलर सैक में है उसका जो है इन्फिल्ट्रेशन बायलेटरल डिफ्यूज होता है, एक लंग्स से दोनों तरह लंग्स में, मान लीजिए जिसमें तो बायलेटरल इन्फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो छोटा छोटा जो ब्रोंकिल्स में है पूरा एयर सैक भरने के कारण जितना है पूरा फिलअप हो जाना है, इसलिए सडन उसको डिस्पेनिया शुरू हो जाता है और बहुत परेशानी हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है बॉडी में, इसलिए पेशेंट सांस लेने में तंगी हो जाती है बहुत ज्यादा। इसलिए बिना वैसा पेशेंट ARDS के पेशेंट बिना ऑक्सीजन का नहीं रहता है, ऑक्सीजन जनरल सपोर्ट में रहता है, नहीं तो NIBM मास्क पर वेंटिलेटर तक होता है में जाता है ऐसा पेशेंट। ये सिंड्रोम का जो सेंटेंस डिस्क्राइब किया था 1967 ईस्वी में किया था। ये टर्म उस टाइम में दिया गया, लेकिन उस टाइम और अभी लोग ARDS या SARS या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम तो बहुत फेमस है। SARS अभी जो मौसम जो चेंजिंग है, क्योंकि एक जो अभी जैसे न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया के बाद कॉमन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। लेकिन उस टाइम में इससे उस टाइम में 67 में इसको टर्म दिया था कि शॉक, क्योंकि इसमें एक तरह का कोलैप्स लंग्स हो जाता है, जैसे शॉक लंग्स कहेंगे, वेट लंग कहेंगे, पोस्ट ट्रॉमेटिक लंग्स कहेंगे, तो या कंजेस्टिव एटेलेक्टेसिस कहेंगे, यानी पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग्स कहेंगे, या उसकी कैपिलरी जो है कैपिलरी का लीक करते हैं, कैपिलरी लीक सिंड्रोम कहेंगे। जिसी वक्त सिंड्रोम लग गया मतलब एक नहीं, सिंड्रोम लग गया तो इलाज समझो बहुत सीवियर है सिंड्रोम, यानी एक ग्रुप्स ऑफ द डिजीज सिंड्रोम हो गए। एंड द एडल्ट हेयरलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, यानी उसके मेम्ब्रेन जो है पूरा हेयरलाइन उसका मेम्ब्रेन डिजीज मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, पिक्चर से भी पता चलता है। तो रिस्क फैक्टर डिस्ट्रेस सिंड्रोम का जो रिस्क फैक्टर है सबसे जो है कॉमन जो है बैक्टीरिया, कॉमन जो रिस्क फैक्टर इसमें भी है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा सीवियर इसमें है, क्योंकि जो भी ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया, याद रखना फिर मैं बोल रहा हूँ बार बार कहता हूँ, जो भी कहीं भी ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वह ग्राम पॉजिटिव से मोर देन मल्टीग्राम खतरनाक होता है और रिकरेंट करता है, एक बार हो गया बार बार होता है, क्योंकि वह इनर से यानी इनएक्टिव स्टेज में भी पड़ा रह जाता है, बहुत दिन तक इंटेस्टाइन में रह जाता है, लंग्स के किसी पार्ट में या जहाँ है रहता है। तो इसलिए निमोकक्कस अगर है तो बार बार रिकरेंट करेगा, जैसे मान लीजिए सल्मोनेला टाइफी होता है बार बार होगा, इक्वल होगा तो बार बार होगा रिकरेंट। इसलिए सीवियर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वह बहुत खतरनाक होता है, जैसे निमोकक्कस निमोनिया कॉमन होता है। इससे सीवियर ये कॉज है कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ARDS में चला जाता है। दूसरा एनी टाइप्स ऑफ वायरल, जैसे अभी जो है अभी कोविड-19 वायरस जो है अभी जो वायरस से चल रहा है कोरोना वायरस, तो ये कोरोना वायरस जो है अभी सबसे खतरनाक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ARDS के लिए,
ये वायरस। और सब पहले जो वायरस था जैसे फिल्टामर है, एडिनो वायरस, ये सब वैसा उतना खतरनाक नहीं होते हैं कि उसकी वजह से। लेकिन अभी कोविड-19 वायरस जो है कि सेकेंड फेज से थर्ड फेज 14 दिन के बाद अगर थर्ड स्टेज में चला गया तो समझो सीवियर एआरडीएस होने का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है 10 गुना जनरल डिजीज से। फंगल निमोनिया, तो फंगल ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फंगल से हो सकता है, लेकिन इस सबसे उतना जल्दी नहीं मरता है, बहुत ज्यादा पुराना होने के बाद ऐसा रहता है। लेकिन इसमें तो और कॉमन ट्रोमा की पल्मोनरी डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रोमा होने के बाद एआरडीएस में कॉमन रहता है, एयर पूरा बबल्स पूरा या ब्लड हो या एयर पूरा एल्वोलाई में डिपोजिट होने के बाद एआरडीएस में पेशेंट सडन जा सकता है। दूसरी बात फैट एम्बोलिज्म है, जिस तरह हम लोग हार्ट में फैट एम्बोलिज्म होता है, कोरोना आर्टरी में सर्कुलेट करता रहता है, ब्लड सडन हो जाता है हार्ट अटैक। इसी तरह लंग्स में भी लंग्स का भी स्ट्रोक सडन फैट एम्बोलिज्म के कारण सडन स्ट्रोक हो जाता है और सर्कुलेशन ऑक्सीजन में डिप्रेस हो जाता है, उसमें भी एआरडीएस में सडन होता है। दूसरी बात एस्पिरेशन में कोई फूड किया एस्पिरेट करने के बाद कॉमन हो सकता है एआरडीएस में जा सकता है, ये रिस्क है। उसके बाद मैसिव स्मोक इनहेलेशन, जैसे जो सिगरेट उसमें जो एक दिन में 20 से 30 पीस सिगरेट पीता है, बंडल सिगरेट पीता है उसको, या कोई जैसे ईट वाले फैक्ट्री में काम करने वाले, केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले, जो जहाँ धुआं ज्यादा होता है काम करने, बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाला, चिमनी वाला जैसे काम करने, वैसा आदमी को ज्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है कि टॉक्सिन्स केमिकल कंपनी में काम करने वाला टॉक्सिन इनहेल कर सकता है, स्मोक इनहेलर सडन करने के बाद ऐसा सब पेशेंट को एआरडीएस का कॉमन ज्यादा रिस्क फैक्टर हो सकता है। उसके बाद इनडायरेक्ट पल्मोनरी ट्रोमा में सेप्टिक जब हो गया, कोई भी सेप्सिस होता है, पूरे सेप्टिसीमिया होगा, सेप्टिस यानी बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया होगा, ब्लड स्ट्रीम में अगर सर्कुलेट करता है, ब्लड स्ट्रीम में अगर सर्कुलेट करता है, बैक्टीरिया होगा, सेप्टिसीमिया होगा, सेप्टिक शॉक करेगा, पेशेंट करेगा, तो ये एआरडीएस में जा सकता है। दूसरी बात बर्न की वजह से हो सकता है, मल्टीपल सिस्टम होगा। उसके बाद इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी एक डिजीज है जो उसमें पूरे ब्लड का कोगुलेशन होना शुरू हो जाता है, उसमें भी एआरडीएस होने का खतरा रिस्क फैक्टर आता है। उसके बाद क्रोनिक पैंक्रियाटिस, उसके बाद यूरेमिया यानी क्रोनिक एक्यूट रीनल डिजीज या सीकेडी से क्रोनिक होने के बाद सबका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है इसमें। उसके बाद कोई ओवरडोज ड्रग इनहेल ले लिया, खा लिया, उसके बाद एनाफाइलेक्सिस कोई रिएक्शन हो गया तो टॉक्सिन उसके कारण एआरडीएस हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, सारे लिए तो हो गया। आइडियोपैथिक अननोन प्रोलॉन्ग हार्ट बाईपास सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से, मान लिया बाईपास सर्जरी करते हैं, ट्रोमा कॉम्प्लिकेशन कराने से, मान लिया कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड का पूरा सर्कुलर ब्लड में चला गया, ब्लड में क्लोट हो गया, उसके कारण पूरा बॉडी में स्ट्रिंग कर गया, लंग्स में गया, ब्लड क्लोट हुआ, उसके कारण एआरडीएस में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी क्लोट ब्लड अगर चला जाए ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट में तो हार्ट अटैक इसी तरह होता है, जिसका लंग्स पैरेंकाइमा आर्टरीज में गया तो उसके कारण एआरडीएस में कन्वर्ट कर सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये सब रिस्क फैक्टर है, ये नहीं तो ये कर लिया तो एआरडीएस में चले जाएगा, तो ये फैक्टर में सब है। और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में का है जो है इंसल्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंसल्ट हो, उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द इंफ्लेमेटरी सेल, जब जहाँ पर होगा कहीं पर चोट लगा, ट्रोमा लगा तो इंजुरी हुआ, एक्टिवेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल एंड द मेडिटेटर, वहां पर क्या हो, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंजाइम है, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, एलर्जी का ब्रेडिकाइनिन, ये उस जगह पहुंच जाता है। और डैमेज टू एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, वहां डैमेज करता है, इंफ्लेमेटरी और बढ़ गया, जिसके कारण ऑक्सीजन वहां पहुंचना पीछे ही रहता, पूरा एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। और इंक्रीज परमिलिटी ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन चाहता है कि करे, परमिलिटी होना शुरू हो जाता है, और इनफ्लक्स ऑफ द प्रोटीन रिच एडिमा फ्लूइड, और
जब बैक्टीरिया वायरस वहाँ इनहेल होगा, कल भी मैं बताया गया, जहाँ भी बैक्टीरिया वायरस आएगा वहाँ होगा जहाँ प्रोटीन ज़्यादा जमा होगा, जैसे WBG आएगी, फिर बाद में वो कमजोर होगा तो WBC में न्यूट्रोफिल आएगी, न्यूट्रोफिल कमजोर होगा तो लिम्फोसाइट आएगा। इसी तरह वहाँ पर इडिमा और इन्फ्लेमेटरी सेल और एयर फिल्ड स्पेस और डिस्फंक्शन एंड द सर्फेटेंस और लॉस ऑफ लंग्स टिश्यू, वहाँ पर इन्फेक्शन कारण वहाँ का टिश्यू इंजुरी हो जाएगा, और उसके बाद जहाँ पर इंजुरी हुआ उसको ऊपर ही ऑक्सीजन जाएगा, उसके नीचे आ नहीं सकता है, जिस एल्वेल है वो पर बर्बाद हो जाएगा पूरा। लंग्स इंजुरी का दूसरा एक और पैथोफिजियोलॉजी में है कि डैमेज टाइप 2 एल्वेलर सेल, उसके बाद डिक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, उसके बाद डिक्रीज एल्वेलर कंप्लायंस एंड रिक्वायल, उसके बाद एटेलेक्टेसिस यानी पार्शियल हो सकता है कि लंग्स का कोलैप्स हो जाए उसके कारण, और जहाँ कोलैप्स होगा तो हैलिन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, और उसके बाद लंग्स कंप्लायंट और ज़्यादा उसके कॉम्प्लिकेशन से बढ़ने लगेंगे, जिसके कारण दूसरा एक गैस एक्सचेंज करने के इम्पियर सही ढंग से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा लेवल में, और जिसके कारण से तरह तरह का कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा, जैसे रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सेमिया शुरू हो जाएगा, और पेशेंट ARDS में जाएगा। दूसरी तरफ से हाइलिन में जब रेप्चर हो गया इम्पियर्ड गैस एक्सचेंज होगा। दूसरे तरफ से है कि रिलीज वासो एक्टिव सब्सटेंस है, वहां पर जब होगा तो सेरोटोनिन एंजाइम निकलेगा, हिस्टामिन आएगा, ब्रेडिकाइनिन एंजाइम आएगा। उसके बाद फिर पिछले भी पता है इंक्रीज एल्वेलर कैपिटी मेम्ब्रेन इंक्रीज होगा वहाँ, जिसके कारण वहाँ पर outward migrating of the blood cells and the fluid from the capillary, वहाँ पर प्रोटीन डिपोजिशन हो जाएगा, ब्लड का डिपोजिशन होगा, और वहाँ और बैक्टीरिया वायरस का एक जगह घर बना लेगा, और उसके बाद कारण वहाँ का जिस जगह रहेगा पल्मोनरी एडिमा डेवलप करेगा, फिर वहाँ पर इम्पेयर गैस एक्सचेंज शुरू हो जाएगा। तीसरे और उसके बाद ARDS में चला जाएगा। तीसरी बात उसके बाद तीसरा एक और है कि लंग्स इंजुरी होने के बाद फिर उसी तरह रिलीज करेगा वासोएक्टिव सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन जो एंजाइम में रिलीज होगा, वास्कुलर नेरुंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन का उस तरह का हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा सेल एंजाइम का वहीं पर उसके ऊपर भी ऑक्सीजन आएगा, उसके नीचे का ब्रोंकुल्स में नहीं जा पाएगा, छोटे ब्रोंकुल्स में नहीं, जिस जगह उसके नीचे नहीं जा पाएगा, जिसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा। उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा और ARDS में पेशेंट जाएगा और उसके अगला पेशेंट हो सकता है। तो इस तरह के ये कॉम्प्लिकेशन है। और उसके फेज को भी बांटा गया है, उसको फेज को भी बांटा गया। ये एक दिन का क्लास तो है नहीं, इतना ज्यादा ये है ARDS, इसको फेज को भी इसको फेज को इसको 3 डिस्टिंक्ट स्टेज 3 फेज में इसको बांटा गया है कि इंक्लूडिंग इसको एक्सुडेटिव फेज। देखो क्योंकि मैं कल भी बताया तो ट्रांसुडेट में जो वायरस बैक्टीरिया सो जो फ्री फ्रॉम फ्लूइड जो होता है उसको कहते हैं ट्रांसुडेट, और एक्सुडेटिव जो स्टेज होता है जहां पर प्रोटीन का डिपोजिट ज्यादा हो जाता है, WBC का वहाँ प्रेजेंट ज्यादा होता है, बाद में WBC में पहले न्यूट्रोफिल का होगा WBC में, उसके बाद WBC में न्यूट्रोफिल, बाद में लिम्फोसाइट का प्रेजेंट जिस स्टेज पर उसके हो जाएगा। क्योंकि जहाँ एक्सुडेटिव होगा वहाँ हर तरह के एंजाइम आ जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी एंजाइम आएंगे। उसके बाद प्रोलिफेरेटिव एक फॉल्स सीडो मेम्ब्रेन जिस तरह बनाता है वहाँ प्रोटीन फॉल्स मेम्ब्रेन होगा, जैसे फाइब्रो प्रोलिफेरेटिव स्टेज आएगा। उसके बाद फाइब्रोटिक स्टेज में वह चेंज होगा, क्योंकि वहां तक उस एरिया को डेड हो जाएगा, वहां एक तक ड्राई होना शुरू होगा, वह ब्रोंकुल्स ड्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन वहां पर मतलब वह इरिवर्सिबल वहां का लंग्स जहाँ पर लंग्स पैरेंकाइमल होगा या जिस ब्रोंकुल्स में हो जाएगा उसका इरिवर्सिबल हो जाएगा, वहां डैमेज होगा, तो ऑक्सीजन वहीं तक रहेगा, क्योंकि सिंड्रोम टर्म दिया गया है। और वहां पर क्योंकि उस जगह पर फिर उस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होने पड़ेगा, जिसके वजह से वो ARDS में जाएगा, जिसके कारण डेथ हो सकता है। एक्सुडेटिव स्टेज जो होता है 0 से 6 डेज होता है,
accumulation of the excessive fluid, अभी मैं जो बोला उसी को है कि fluid lungs due to the exudatal leaking of the fluid and acute injury की वजह से वह प्रोटीन हाइपोक्सीमिया डेवलप करेगा और उसके बाद सेल इंजुरी पड़ेगा, एपिथेलियल सेल आएगा, प्रोटीन आएगा और उस तरह से फिर वही फर्स्ट स्टेज जो मैं बताया एक्सुडेटरी स्टेज वही है। और उसके बाद उसी स्टेज को फिर से बताया गया कि प्रोलिफरेटिव स्टेज 7 से 10वां दिन जो है वहां पर डिपोजिट फॉल्स प्रोटीन का डिपोजिट फाइब्रस, क्योंकि जो ब्लड जो वहां है ब्लड आया वहां पर, जब ब्लड आया वहां पर क्योंकि कोगुलेशन फैक्टर भी जाएगा तो जाता है तो फाइब्रोब्लास्ट वहां प्रेजेंट आ जाता है वहां, क्योंकि प्रोटीन थ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन विटामिन के हर तरह ब्लड में रहता है, इसी तरह वहां डिपोजिट होते जाता है, वहां हार्डनेस होते जा रहा है। तो और वहां क्या स्टिफ लंग्स हो जाएगा धीरे धीरे, वहां एक मूवेबल नहीं रहेगा क्योंकि लंग्स जो है स्पंजी होता है, स्टिफनेस लंग दैट इज का शॉक लंग्स, यानी तक शॉक में चला जाएगा लंग्स, और इरिवर्सिबल लंग्स वहाँ इरिवर्सिबल लंग्स होगा, हार्डनेस हो जाएगा एक तरह का, वहाँ का लंग्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। दूसरा प्रोलिफेरेटिव स्टेज जो ये है, उसके बाद तीसरा जो स्टेज होगा फाइब्रोटिक स्टेज जो है मोर देन 14 से 10 से 14 दिन जो होता है, जो इससे मैं बताया उसमें भी क्या ऑक्सीजनेटिव इंप्रूव एक्सुडेटेड बिकम पॉसिबल, लंग्स फंक्शन मे कंटिन्यू टू इंप्रूव एज द लंग 6 to 12 मंथ ऑन सेट रेस्पिरेटरी फेलियर। और ये कभी कभी फाइब्रोटिक स्टेज 14 दिन होता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे करके इंजुरी सेल धीरे धीरे इंजुरी करके कितनी महीना लग जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कोलैप्स जिस एरिया में उस एरिया का पूरे लंग्स भी डिस्टर्ब हो जाता है धीरे धीरे, तो वो फाइब्रोटिक स्टेज में है वह हमेशा फाइब्रस हो जाएगा, और जिसके कारण उस एरिया को देखे यहाँ एल्वेओलार सैक को देखें नॉर्मल एआरडीएस उसी एल्वेओलार पूरा इसको बर्बाद कर दिया है, सेक्शन फिल्टर ही खत्म कर दिया है, ये साइनस जो है पूरा इसको चेंज कर दिया है, एल्वेओलार को चेंज किया। दूसरी बात क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अर्ली साइन सिम्टम्स, क्योंकि सबसे पहले वही रेस्टलेसनेस क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी पेशेंट, अल्टर सेसोनियम, रेस्टलेसनेस, डिसेनिया ऑन एक्सर्शन, चेस्ट हेवीनेस, चेस्ट पेन, लो ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन, क्योंकि कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा क्योंकि डिफिशिएंसी ऑक्सीजन, अब कुछ बकेगा, उल्टा सुल्टा बकना शुरू होगा क्योंकि उस कंफ्यूज करेगा, हर बात को सही ढंग से बोलना चाहिए वो बोल नहीं पाएगा, क्यों ऑक्सीजन प्रॉपर उसको नहीं मिल रहा है एआरडीएस में, क्योंकि उस के लंग्स पूरे एआरडीएस में कोलैप्स हो चुका है रहता है। उसके बाद एकदम पेशेंट टायर्डनेस होता है, सीवियर एकदम उदास रहता है, थकान होता है, लगता है कि आत्महत्या कर लें, और ऐसे करते पेशेंट कभी हार्ट अटैक भी हो जाता है, मूड स्विंग, डिसोरिएंटेड, चेंज ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियस खत्म हो जाता है और पेशेंट डेथ हो जाता है इस तरह का। उसके कफ फीवर का सिंपल कॉमन निमोनिया या डी से शुरू का साइन है कि फीवर होगा, कफ होगा, लेकिन ये सब सिम्टम जो है इसी तरह से उसी को टैकिप्निया होगा, टैकिकार्डिया होगा, तो ये सब चीज़ है। तब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट चला जाएगा ऐसा पेशेंट, तो ये सब चीज़ है टाइम हो रहा है समझे। और क्योंकि पेरीफेरी में साइनोसिस होगा, ब्लू स्किन, लिप, नेल यानी सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा, और ब्रीथ एब्नॉर्मल चेस्ट का जो सन जो है क्रैकल सन बायलेटरल क्रिप्टेशन हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, साउंड हो जाएगा। तो ये सब चीज जो है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस पेशेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में अक्सर पीएच बढ़ जाएगा, और पार्शियल ऑक्सीजन भी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, कार्बन डिक्रीज, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट सीधा शॉक में जाएगा, पेशेंट डेथ हो जाता है अक्सर पेशेंट इस पेशेंट का। तो ये सब हो गया। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो एबीजी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एबीजी से पता चल जाएगा आर्टियल ब्लड गैसेज, फर्स्ट टेस्ट डन बाय आर्टियल ब्लड गैसेज, क्योंकि ये जनरल पेशेंट नहीं है, क्योंकि एनआईबीएम बास को रखते हैं, बाद में वेंटिलेटर भी सपोर्ट देना पड़ेगा, और एनआईबीएम बास विथ वेंटिलेटर सपोर्ट में अक्सर पेशेंट ऐसा रहता है, क्योंकि जनरल इतना ज्यादा पेशेंट या एग्जर्शन थकान रहता है, इसको बिना उसके नहीं रहेगा। और ब्रोंकोस्कोपी करने की उसका कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतने पेशेंट जैसे पहले एक्सरे से पता चलेगा, सीटी स्कैन है,
से पता चल जाएगा, सीटी स्कैन करोगे इस तरह से हो जाएगा उसका। और मैनेजमेंट जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है सिम्प्टोमेटिक करना है। सबसे बड़ी है कि रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस जो है उसको मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन भी ज्यादा होने के बाद भी ARDS पेशेंट को और ज्यादा दिक्कत हो जाता है, सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इंट्यूबेट से अच्छा है वेंटिलेटर सपोर्ट देना चाहिए। जैसे 12 लीटर पर मिनट जा रहा है उसी हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए मैकेनिकल वेंटिलेटर में। और धीरे धीरे उसको, क्योंकि बिना और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया पर और जो सिम्टोमेटिक पेशेंट ट्रीटमेंट उस पर ही करना है। और फ्लूइड थेरेपी अगर नहीं ले रहा है तो कुछ फ्लूइड थेरेपी वही देखकर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देकर देना चाहिए। ऐसा नहीं है तो ज्यादा स्पीड में ब्लड देना और कंजेशन बढ़ जाए, इसलिए कंजेशन को देखना है। कंजेशन नहीं उसको मैनेजमेंट आईसीयू में होता है, जनरल चीज नहीं है। और कार्डियक के बेड पर पेशेंट रहता है तो इस तरह है। इसको कल अगर होगा तो इसको, और दूसरे दिन इसको लंबा है इसका फ्लूइड मैनेजमेंट, इस सबको पूरा बताना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा ऐसे ARDS का मैनेजमेंट है। एंटीबायोटिक डायूरेटिक ये सब देना पड़ता है। बीपी मैनेजमेंट रखना, बीपी को मेंटेन रखना आता है। उसके बाद ब्रोंकोडायलेटर बार बार नेबुलाइजेशन करना पड़ता है। टाइम तो हो गया, समझ में आई? हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो? सुन लो तुम लोग। हाँ सर, आ रही आवाज। आ रही आवाज। जी सर। कह रहे थे कि अभी रजी का क्लास है, ठीक है? जी। तो